नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए आज मैं लेकर आई हूँ छोटा सा प्रैक्टिस सेट। लगभग 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो प्रश्न साधारण से होंगे, आदिकाल से है। पहला ही कहते हैं ना कि जीरो से शुरुआत करनी है। ये प्रश्न वो है कभी कभी हमें आते हुए हमसे गलत हो जाते हैं पेपरों में। मेरा खुद का अनुभव है, तो हमने सोचा क्यों ना फिर से जीरो शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को लगाकर। तो यहाँ पर जो हम आदिकाल को लेकर आए, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं आदिकाल के विषय में कि शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य की पुस्तकें 4 मानी हैं। उनके नाम में विजयपाल रासो, कीर्तिलता, हमीर रासो, कीर्ति पताका, ये सभी क्या अपभ्रंश की रचनाएं हैं। वहीं शुक्ल जी ने काव्य की 8 देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें मानी हैं। उन पुस्तकों के नाम हैं खुमान रासो, बीचलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जसमय जनचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। तो शुक्ल जी ने ये क्या मानी है? 8 भाषाएं मानी हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे प्रश्न पहला क्या कह रहा है। इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी। शुरुआत करते हैं फटाफट से, मैं टाइम बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, तो मैं जल्दी शुरुआत करती हूँ। प्राकृतिक प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? पहला ही प्रश्न है कि प्राकृतिक नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। तो हम सभी जानते हैं प्राकृतिक, अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पाली। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हम सभी जानते हैं किससे हुआ है? शौर सैनी से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी वगैरह, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बांगरू। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है जो कौरवी के नाम से जानी जाती है? तो हम सभी को पता ही है कौन सी भाषा है, खड़ी बोली है। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्र या फिर गुर्जर। तो हम सभी जानते हैं पूर्वी हिंदी की जो देन है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी हो जाएगा। फिर यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6 कि हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईसा पूर्वी से, ईसा 6वीं शताब्दी से, वैदिक युग से, या फिर हड़प्पा काल से। तो जाहिर सी बात है कि 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर, भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो यहाँ पर जानते हैं हम सभी कि 7 का क्या है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखनी परंपरा का सूत्रपात कहाँ से हुआ है? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देखते हैं, आचार्य रामचंद्र सूर, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादासी, तेसीटोरी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? गारसादा तासी। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देख लेंगे हम यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मैनारिया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त जी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सरोज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सा। अगला प्रश्न है, निम्न से असत्य कथन पहचानना हमें, कौन सा इसमें असत्य कथन हो जाएगा? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ है। गारसादा तासी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? प्रथम लेखक है शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण सही है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ये हो जाएगा। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताया जिसमें लगभग 5000 कवियों का संग्रह है। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देख लेंगे, मिश्र बंधु है, शिव सिंह सरोज हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद से जानकारी है कि शुक्ल जी ने इनके जो ग्रंथ हैं, जो ग्रह लिखा हुआ मिश्र बंधु विनोद, इनको क्या कहा है? प्रकांड व्रत संग्रह भी कहा है, और दूसरा बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा है। दोनों ही बातें कही हैं मिश्र बंधु विनोद जी के लिए। प्रश्न नंबर 12, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो प्रश्न नंबर 12 है, वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा टीकम सिंह। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? तो वर्तमान, आधुनिक काल, गद्य काल। ऑप्शन देख लेते हैं क्या नाम रखा है यहाँ पर। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या? गद्य काल। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, पूर्व मध्यकाल के शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, एक रीतिकाल कोई नहीं, तो पूर्व भक्ति काल। अन्य कवियों ने और क्या क्या नाम दिए हैं उसके विषय में आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भक्ति काल को और कवियों ने क्या क्या नाम दिए हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका आता जाएगा चारण काल को हमने देखा था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, आरंभिक काल को मिश्र बंधु ने। आगे प्रश्न आएंगे तो हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 के इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? तो आचार्य शुक्ल जी ने स्वीकार किया है। रामकुमार वर्मा ने के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो सही उत्तर क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? 750 माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना हिंदी का अनुवाद किसने किया? तो किशोरीलाल गुप्त जी ने किया है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। महत्वपूर्ण कथन है। अगर शुक्ल जी का साहित्य पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा, तो शुक्ल जी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। शुक्ल जी का साहित्य पढ़े बिना गुजारा नहीं हो सकता, ये बात आप मेरी मान के चल ही लीजिए, और आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ नामकरण हैं आदिकाल संबंधित, वो मैं आपको फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर
चारण काल को गिरियशन ने कहा है, आरंभिक काल को मिश्रबंधुओं ने कहा है, बीज बपन काल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, शुद्ध सामंत आपका राहुल चांगत्यान जी ने कहा है, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, आदिकाल आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आधार काल सुमन राजी और मोहन अवस्थी ने कहा है, जय काल आपका रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 19 देख लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या समय निर्धारित किया? तो 1050 1375 इन्होंने समय सीमा निर्धारित की है। प्रश्न नंबर 20, आदिकाल को संधि काल किसने कहा है? मैंने अभी बताया था आपको कि आदिकाल को संधि काल किसने कहा है, तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि संधि काल यहाँ पर किसने कहा है। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा जी ने। राष्ट्र ग्रंथकारों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं? आश्रदाताओं की अतिशयोक्ति प्रशंसा, डिंगल पिंगल भाषा, जैन बौद्ध धर्म की रचनाएं। एक इसका और ऑप्शन है वो हम देख लेंगे क्या है कि वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर का 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जैन धर्म से संबंधित आदिकाल में कोई रचनाएं संबंधित नहीं थी। तो प्रश्न नंबर अगला देख लेंगे क्या है, देख लेंगे 22 में क्या बोला जा रहा है कि आदिकाल साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर ये देखना है कि श्रृंगार, भक्ति, प्रकृति वर्णन या राष्ट्रीय भावना। तो राष्ट्रीय भावना नहीं पाई जाती है। कैमास बद किस आदिकालीन रचना का अंश है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज राशों का अंश है। पृथ्वीराज राशों में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ? तो 68 छंदों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 25, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी ने लिखा है। शिव सिंह सरोज द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा इसका 1883 में। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है? सही अर्थों में, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो शिव सिंह सरोज 244 वर्षम की वार्ता, भक्तमाल, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सही उत्तर हो जाएगा द। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो हम सब जानते हैं राम कुमार वर्मा ने लिखा है। जो नए छात्र हैं उनके शायद थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन पढ़ेंगे बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे से उनको याद हो जाएगा, प्रश्न अच्छे से समझ आ जाएंगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? तो गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 30, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान हैं। अभी हम बता चुके हैं कि किसने माना प्रारंभिक काल, तो मिश्रबंधुओं ने माना है। पृथ्वी राशों के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो क्या है कि ये अर्ध प्रमाणिक है। विशलदेव राशों का प्रधान रस क्या है? तो श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33, पृथ्वीराज राशों में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? तो ऐतिहासिकता का पक्ष सबसे ज़्यादा विवादित है। यहाँ पर निम्नलिखित में से विशलदेव राशों के रचयिता कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि नरपति नालय जी हैं। और अधिक जानकारी आपको जो आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका भी रिवीजन हो और आपके माध्यम से और छात्रों या भावी शिक्षकों को जानकारी भी मिले। ऐसे राशो ग्रंथ रचनाकार का नाम से रचना अजमेर शासक से संबंधित, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नरपति नालय जो थे वो अजमेर शासक से संबंधित थे। प्रश्न नंबर अगला हो जाएगा 36 का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी राशो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो रासक से मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रसायन से कौन मानता है? रास से कौन मानता है? रसिक से कौन मानता है? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न, कुमार रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई, कहाँ पर है? तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर पुणे संग्रहालय में की गई। विशलदेव राशो मूलतः एक काव्य कौन सा है? स्मृति, गीत, शोकगीत या फिर गे? ये का मतलब होता है गाया जाने वाला काव्य। प्रश्न नंबर 39 प्रश्न नंबर 39 हो जाएगा, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना के रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तक का रूप आज तक अनुपलब्ध है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमीर रासो। आला उदल नाम के 2 वीर थे जिनकी वीरतापूर्वक लड़ाई युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो हम सब जानते हैं परमाल रासो में किया गया है। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले कौन से विद्वान हैं? सबसे ज़्यादा अप्रमाणिक मानने वाले कौन से विद्वान हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 41 का बहुत संबंधित जानकारियाँ हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैं सोच रही हूँ अलग से बनाऊँगी, लेकिन अब फिलहाल हम ये प्रैक्टिस सेट पहले लगा लेंगे। उससे संबंधित जो मुझे बीच में जानकारी याद आती है मैं आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ पर अप्रमाणिक मानने वाले कौन? आचार्य शुक्ल जी हैं। यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी ने क्या माना है? इसको अप्रमाणिक माना है। हिंदी साहित्य का अतीत भी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा, ये आपको पता ही होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 42 दे रहे थे, मनहू कला सस्वान कला 1692 किस ग्रंथ की पंक्तियाँ हैं? तो ये हैं आपकी पृथ्वीराज रासो की पंक्तियाँ हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। विशलदेव रासो का काव्य रूप क्या है?
ब्रह्मद काव्य है, गीति काव्य है, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मुक्तक काव्य बिसल देवरासु। ठीक है, परमालासु गेय काव्य था और बिसल देवरासु आपका मुक्तक काव्य है। निम्नलिखित में से वीर गाथात्मक रचनाएं नहीं है। खुमान लासु है, जैसमय चंद्रिका है, बिसल देवरासु, पृथ्वी रासु। तो नाम से पता चल रहा है कि बिसल देवरासु क्या है, वीर रचना नहीं है। आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से जुड़ा हो, तो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, मगही बिहारी हिंदी, फिर है आपका मालवी राजस्थानी, बघेली पश्चिमी। किससे है बघेली, आप सभी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बैसवाड़ी किस बोली के निकट है, तो छत्तीसगढ़ी, अवधी, कन्नौजी या फिर ब्रज के। तो बैसवाड़ी किसके निकट है, तो यहाँ पर अवधी के निकट है। निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है। मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी या बुंदेली, तो बुंदेली नहीं है यहाँ पर। तो ये 50 प्रश्न स्पीड से इसलिए थे क्योंकि आदिकाल है, टाइम बहुत ज़्यादा लगाना मुझे लगता है उचित नहीं था, तो फटाफट से एक रिवीजन के तौर पर, अभ्यास के तौर पर मैंने करवा दी। जो नए छात्र हैं उनके लिए बेहद काम आने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मुझे जो लगा यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, तो हो सकता है राइटिंग समझ में आए आपको, तो मैं बोल देती हूँ। शुक्ल जी के जो प्रकांड मिश्र बंधु जी के जो ग्रंथ था उनको उन्होंने प्रकांड व्रत संग्रह भी कहा है और बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह भी कहा है, दोनों ही बातें कही हैं। शुक्ल जी ने अपने साहित्य ग्रंथ स्रोत, यानी कि अपना ग्रंथ जब उन्होंने लिखा तो कौन कौन स्रोत लिए हैं, वो थे आपके गोविंद रत्नमाला, ब्रजमाधुरी सार, कविता कौमुदी। याद रखने वाली पॉइंट्स हैं। शुक्ल जी ने 4 आदिकाल प्रकरण किए, तो जिसमें पहला है आपका प्रकरण 1, इसमें आ जाएगा सामान्य परिचय में। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, सिद्ध और साहित्य और जैन में आ जाएगा। प्रकरण 3 आ जाएगा देश भाषा, सरासो साहित्य में आ जाएगा। प्रकरण 4 फुटकर रचनाएं, खुसरो और विद्यापति के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना कि बेसिक होता है, यदि वो बहुत अच्छा है तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक जो मुझे परिभाषा एक अच्छी सी है, तो वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना, उसको चाहो तो आप नोट्स भी कर लेना। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है। मतलब ये कथन जो है वो किसने संकेत किया है, किसने की कहा है, किसके लिए कहा है। तो ये कहा है कि जो प्रकाश स्तंभ बना हुआ है वो आचार्य शुक्ल जी के इतिहास के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिभाषा थी। तो शुक्ल जी एक प्रमुख समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है हमारे सामने, तो हम सभी इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कोई भी पेपर, ये प्रश्न 2021 में आया था जो मैंने लास्ट में परिभाषा पढ़ी, हर एक पेपर में शुक्ल जी से प्रश्न ना बने, चाहे वो एग्ज़ाम यानी कि हिंदी से संबंधित कोई परीक्षा हो आपकी, तो वहाँ पर शुक्ल जी की पुस्तक से आपके प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो वीडियो देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। आगे ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।